हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एलिगेंट क्लासेस। मैं कोमल दाइमा आपको पिछले कुछ दिन से इकोनॉमिक्स पढ़ा रही हूँ फॉर योर सीयूईटी एग्जामिनेशन एज वेल एज योर सीबीएसई 12th बोर्ड एग्जामिनेशन, राइट। सो आज हम क्या कर रहे हैं, आज हम आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स का थर्ड चैप्टर कर रहे हैं, मनी एंड बैंकिंग। ठीक है, थर्ड चैप्टर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, मनी एंड बैंकिंग, जिसके हम एमसीक्यू क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है, जिसके हम क्या करेंगे, एमसीक्यू क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो ये वीडियो का क्या है, पार्ट 1 है। ठीक है, दिस इज द पार्ट 1 ऑफ मनी एंड बैंकिंग एंड वी आर गोइंग टू सी पार्ट 2 इन अनदर वीडियो। ओके, तो हम अगले वीडियो में पार्ट 2 देखेंगे मनी एंड बैंकिंग का। ठीक है, तो अभी आप को मैं एक सीक्रेट टिप बताती हूँ फॉर योर एग्जामिनेशन। वो है कि आपको आपके टेक्स्ट बुक में जो छोटे छोटे पॉइंट्स दिए होते हैं ना, जो आपको ऐसा लगता है कि ये पूछे नहीं जा सकते, ठीक है, तो आपको ऐसे पॉइंट्स पे फोकस करना है, क्योंकि एग्जामिनेशन में आपको कुछ भी पूछा जा सकता है। ठीक है, इट इज ओनली अबाउट कंसेप्ट। ठीक है, आपको अगर आपके माइक्रो इकोनॉमिक्स की बुक में जितनी कंसेप्ट है, वो सारी कंसेप्ट अगर आप क्लियर रखते हो तो यू आर गोइंग टू बी इन लिस्ट। ओके, तो आप लिस्ट में होगे और अच्छे नंबर से होगे, आपका लिस्ट में नंबर आएगा, फर्स्ट लिस्ट में ही आ जाएगा। ठीक है, लेकिन आपको क्या करना है, आपको आपकी जो माइक्रो इकोनॉमिक्स और जो डेवलपमेंट वाली बुक है, ये सारे बुक्स में के ए टू जेड कंसेप्ट क्लियर रखने हैं। आपको क्या करना है, कंसेप्ट क्लियर रखने हैं। ठीक है, दिस इज ओनली अबाउट योर एग्जामिनेशन। और वही बात अगर आपकी बोर्ड्स की आती है तो आपको थोड़ा बहुत रिमेम्बरिंग पार्ट रखना है, कुछ चीजें भूलनी नहीं। यहाँ पर भी आपको कुछ चीजें भूलनी नहीं है, जो मैं आपको आगे दिखाऊंगी वीडियो में। कुछ चीजें यहाँ पर भी आपको लर्न करनी है, लेकिन ज्यादातर आपकी जो सीयूईटी है वो किस पर बेस्ड है, वो बेस्ड है आपके कंसेप्ट पर। ठीक है, स्पेशली फॉर इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में आप एक चीज समझ जाते हो तो उससे रिलेटेड 2-3 एमसीक्यूज आप सॉल्व कर पाते हो। मैंने आपको इसके पिछले वीडियो में भी दिखाया, आज भी आपको दिखाऊंगी। ठीक है, और हमारा वीडियो इसलिए दूसरे वीडियो से अलग है ताकि ये एक ही वीडियो में आपके कंसेप्ट तो क्लियर करा रहा है, आपका पूरा चैप्टर रिवाइज होता है इस वीडियो से, राइट। और प्लस में आपको वही चैप्टर्स के क्वेश्चन भी मिल रहे हैं। ठीक है, एक ही टाइम में आपका दोनों भी फायदा हो रहा है। ठीक है, दिस इज द स्पेशलिटी अबाउट वीडियो। एंड सेकेंड थिंग ऐसी है कि कुछ क्वेश्चन ऐसे भी है जो आपने कभी किसी और वीडियो में नहीं देखे होंगे। क्यों? क्योंकि मैंने ऐसे क्वेश्चन इसमें से ढूंढे हैं ताकि आपको ऐसा ना लगे, मतलब ऐसा होता है ना, बहुत बार हमें ऐसा लगता है कि ये टॉपिक तो पूछा नहीं जाएगा। आप ऐसे करते हो कि ये टॉपिक तो पूछा नहीं जाएगा, इसलिए मैं क्या करता हूँ, इतना पोर्शन स्किप कर देता हूँ। ठीक है, लेकिन ये वीडियो की खासियत ही है कि अगर आपने कुछ स्किप भी किया होगा ना, देन ऑल्सो यू आर गोइंग टू रिकलेक्ट इट फ्रॉम हियर। ठीक है, वो आप यहाँ से रिकलेक्ट कर सकोगे, क्योंकि ये वीडियोस मैंने फ्रेम ही उस तरीके से किए, क्वेश्चन ही उस तरीके से बनाए। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन। ओके, सो लेट्स सी क्या है फर्स्ट क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन नंबर 1, डैश इज एन एक्ट ऑफ ट्रेडिंग गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, ऐसा कौन सा एक्ट है जो गुड्स एंड सर्विसेज को ट्रेडिंग करता है बिटवीन 2 और मोर पार्टीज, मतलब सिर्फ 2 लोग हो या फिर ज्यादा भी हो सकते हो, विदाउट द यूज ऑफ मनी और मॉनेटरी मीडियम। लेकिन इसकी स्पेशलिटी क्या है कि कोई मनी का यूज भी नहीं है इस ट्रेडिंग में और कोई मॉनेटरी मीडियम का यूज भी नहीं है। ठीक है, सच एज क्रेडिट कार्ड। व्हाट इज द क्रेडिट कार्ड? क्रेडिट कार्ड एक क्या है, मॉनेटरी मीडियम है। ठीक है, जिससे हम हमारे हाथ में इन हैंड कैश ना हो फिर भी हम पैसों का लेन देन कर सकते हैं। इट इज एग्जाम्पल ऑफ मॉनेटरी मीडियम। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि ट्रेडिंग तो हो रही है गुड्स और सर्विसेज की, 2 या 2 से ज्यादा पार्टीज में भी हो रही है, लेकिन इसमें मनी या मॉनेटरी मीडियम का कोई रोल ही नहीं है। ठीक है, मतलब मनी से ट्रेडिंग नहीं हो रही है और मॉनेटरी मीडियम से भी ट्रेडिंग नहीं हो रही है, तो ऐसे इसको क्या कहते हैं? ठीक है, तो अभी देखो ऑप्शन 1 मनी, तो देखो यहाँ पर तो क्लियरली बताया कि मनी से तो कोई ट्रेडिंग हो ही नहीं रही है, तो ऑप्शन 1 क्या होता है हमारा, गलत होता है। ठीक है, ऑप्शन 2 क्या है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, हाँ ये मीडियम ऑफ एक्सचेंज तो है, लेकिन एग्जैक्टली सिस्टम क्या है ये हमें पता नहीं है, तो ऑप्शन बी भी यहाँ पर क्या होता है, गलत होता है। ऑप्शन सी बार्टर सिस्टम, इट इज द राइट आंसर। देखिए बार्टर सिस्टम एक ऐसे सिस्टम है जिसमें आपको पैसा देना नहीं पड़ता। ठीक है, आप ना गुड्स से, मतलब देखिए सपोज मैं आपको भी एक एग्जाम्पल देती हूँ। ओके, सो लेट्स सी द एग्जाम्पल नाउ। ओके, हम एग्जाम्पल देख रहे हैं, तो देखिए मेरे पास ना 1 किलो ना मेरे पास चावल है। ठीक है, मेरे पास क्या है, 1 किलो चावल है। चावल मत का मतलब जानते हो, राइस, राइट। मेरे पास 1 किलो चावल है यानी राइस है, और मेरी एक फ्रेंड है उसके पास 1 किलो गेहूं है। ठीक है, उसके पास 1 किलो गेहूं यानी वीट है। ठीक है, उसके पास 1 किलो क्या है, वीट है। मुझे ना
ये मैं हूँ और ये मेरी फ्रेंड है, ठीक है, ये मैं और ये मेरी फ्रेंड। तो देखिए मुझे ना क्या चाहिए, मुझे 1 किलो चावल के बदले में 1 किलो गेहूं ही चाहिए, ठीक है। तो मैं अपनी फ्रेंड के पास गई और उसे बोली कि देखिए मुझे ना 1 किलो चावल के बदले में 1 किलो गेहूं चाहिए। तो उसने कहा ठीक है ना, मेरे पास है गेहूं, तू एक काम कर, मुझसे चावल ले जा, सॉरी मुझे चावल दे दे और मुझसे गेहूं लेकर जा, ऐसा उसने मुझे कहा और हम मान गए, ठीक है। तो ये जो सारी सिस्टम है जिसमें मनी का कहीं पर भी कोई यूज नहीं है, ये भी एक इकोनॉमी है जिसमें मनी का कोई भी यूज नहीं है, ऐसे सिस्टम को कहते हैं, ऐसे सिस्टम को कहते हैं बार्टर सिस्टम, ठीक है। ऐसे सिस्टम को क्या कहते हैं, बार्टर सिस्टम, ओके। समझ रहे हो, जिसमें पैसों का कोई रोल नहीं है, ना ही मॉनेटरी मीडियम का रोल है। मतलब ऐसा नहीं है कि चेक इन्वॉल्व है या क्रेडिट कार्ड सॉरी चेक इन्वॉल्व है या क्रेडिट कार्ड इन्वॉल्व है, ऐसा कोई रोल यहाँ पर नहीं है, ठीक है। तो ये क्या है, this is called as barter system, okay. So now let's discuss the next question. What is the next question? Okay, what is presume or assumption of barter system? ठीक है, अभी हमने barter system क्या है ये तो देख लिया, लेकिन barter system का assumption क्या है या फिर उसका presume क्या है ये अभी हम देख रहे हैं, ठीक है। assumption means assumption का आपको एक एग्जांपल देती हूँ, जस्ट लाइक कि ओके, जस्ट लाइक कि अमेरिका में सारे इंसान गोरे होते हैं, सारे इंसान व्हाइट होते हैं, दिस इज एन अजम्पशन, ठीक है। वहां पर भी कुछ इंसान ब्लैक हो सकते हैं, राइट। तो ये एक अजम्पशन है कि अमेरिका में सारे लोग गोरे ही होते हैं, तो दिस इज एन अजम्पशन, ये एक अजम्पशन है, ठीक है। जैसे ठीक है, आपको तो एग्जाम्पल समझ में आ गया होगा, फिर भी आपको कोई एग्जाम्पल देकर देखती हूँ मैं। ओके, जैसे कि देखिए, आपने कभी ये सुना है कि व्हाइट टोन पाउडर लगाने से इंसान बहुत ज्यादा गोरा होता है, आपने एडवर्टाइज देखी होगी, है ना। लेकिन ये क्या है, ये एक अजम्पशन है। हम क्या सोचते हैं कि व्हाइट टोन लगाने से ही इंसान इतना ज्यादा गोरा हो रहा है, वाओ, या फिर फेयर एंड लवली लगाने से ही हम इतने ज्यादा गोरे हो जाते हैं, नहीं, दिस इज एन अजम्पशन, ठीक है, एक अजम्पशन है। उसी की तरह बार्टर सिस्टम का क्या अजम्पशन है कि देखिए एवरी गुड्स हैव द सेम वैल्यू, ठीक है। ये अजम्पशन है क्या कि सारे गुड्स की वैल्यू सेम होगी, नहीं, इतना तो नहीं था, क्योंकि अगर किसी को 1 किलो चावल चाहिए होते तो वो ऐसा तो नहीं था कि वो किसी अपने 2 किलो गेहूं दे दे, ठीक है, ऐसा तो नहीं था। उतना तो लोग समझते थे कि 1 किलो चावल की जगह पे 1 किलो ही गेहूं देने हैं, ऐसा नहीं था, ठीक है। डबल कोइंसिडेंस ऑफ वॉन्ट्स, ये था अजम्पशन, ठीक है, ये था अजम्पशन। देखिए अब मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, मुझे ना दो मुझे 2 गाय चाहिए, ठीक है, मुझे 2 गाय चाहिए और उनके बदले में मैं क्या दे रही हूँ, मैं 2 फिश दे रही हूँ। सपोज मुझे 2 गाय चाहिए और मेरे पास 2 फिश है, तो मैं वो 2 फिश दे रही हूँ लोगों को। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है ना कि मुझे गाय चाहिए तो सामने वाले के पास गाय अवेलेबल ही हो, और अगर हो भी, ठीक है, मेरे कोई फ्रेंड के पास गाय अवेलेबल हो भी, तो उसे फिश नहीं, उसे ना हॉर्स चाहिए, उसे हॉर्स चाहिए गाय के बदले में। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि मुझे जो चाहिए वो सामने वाले के पास अवेलेबल हो, और अगर होता भी है तो उसे जो चाहिए वो मेरे पास अवेलेबल होना चाहिए, राइट। तो डबल कोइंसिडेंस ऑफ वॉन्ट्स मतलब दोनों के पास सेम चीज होगी ही, ये एक अजम्पशन था बार्टर सिस्टम का, ठीक है, दिस इज एन अजम्पशन ऑफ बार्टर सिस्टम, समझ रहे हो, राइट। इट्स टू इजी, राइट। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। मनी ऑल्सो एक्ट एज कन्वीनियंट यूनिट ऑफ व्हाट, मनी किस चीज का कन्वीनियंट यूनिट की बोलकर एक्ट करता है, ठीक है, अकाउंट का करता है, ऑफ कोर्स, ठीक है, मनी अकाउंटिंग का कन्वीनियंट यूनिट है, ठीक है। मतलब हम इससे कोई भी चीज परफेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं मनी की हेल्प से, राइट। दिस इज एन क्या बोलते हैं उसको, फंक्शन ऑफ एन मनी, ठीक है, ये फंक्शन है मनी का कि मनी क्या है, मनी इज अ कन्वीनियंट यूनिट ऑफ अकाउंट, मनी से कैलकुलेशन बहुत ईजी होते हैं, ओके फाइन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द प्राइमरी रोल ऑफ मनी, ठीक है, मनी का प्राइमरी रोल स्टोर ऑफ वैल्यू है क्या, नहीं। देखिए मुझे आप बताइए, मेरे पास पेमेंट है 20,000, ठीक है, 20,000 रुपए है, तो पहले मैं पैसा खर्च करूंगी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, या फिर पहले मैं पैसे को स्टोर करूंगी, बताइए। पहले मैं घर का रेंट दूंगी, ठीक है, फिर उसके बाद मैं अपने लिए राशन लूंगी, ठीक है, राशन भी तो जरूरी है, फिर उसके बाद मैं मिल्कमैन का पैसा चुकाऊंगी जो मंथली था, ठीक है, ये सब मैं करूंगी, और उसके बाद कुछ पैसे अगर 2,000 2,500 कुछ बच जाते हैं तो उनको मैं क्या करूंगी, सेव करूंगी, राइट, उनको मैं सेव करूंगी। लेकिन स्टोर ऑफ वैल्यू ये प्राइमरी फंक्शन है क्या, नहीं, पैसे खर्च करना है प्राइमरी फंक्शन है। सो व्हाट इज द राइट आंसर, राइट आंसर इज मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मनी का प्राइमरी रोल ये है कि पहले वो मीडियम ऑफ एक्सचेंज यूज्ड होगा, ठीक है, मतलब दूध वाला मुझे दूध दे रहा है, उसके बदले में मैं उसे पैसे दे रही हूँ, रहने के लिए मुझे हाउसमैन घर दे रहा है तो मैं उसको रेंट दे रही हूँ, ठीक है, दिस इज एन मीडियम ऑफ एक्सचेंज। तो फर्स्ट प्राइमरी रोल क्या है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, ठीक है, मनी का।
Why is money considered as a better store of value compared to a perishable goods? तो मुझे मतलब आप मुझे पहले मतलब बताइए पेरिशेबल गुड्स मतलब क्या, पेरिशेबल गुड्स का मतलब क्या होता है, आप मुझे पहले ये बताइए, ठीक है। पेरिशेबल गुड्स मतलब ऐसे गुड्स जो जल्दी खराब हो जाते हैं, ठीक है। पेरिशेबल गुड्स मतलब ऐसे गुड्स जो जल्दी खराब हो जाते हैं, ठीक है। स्पॉइल्स क्विकली, स्पॉइल्स क्विकली, ठीक है, इन्हें कहते हैं पेरिशेबल गुड्स, ठीक है, जल्दी खराब होते हैं, ठीक है। तो मनी ये बेटर क्यों है स्टोर ऑफ वैल्यू कंपेयर टू पेरिशेबल गुड्स? ऑफ कोर्स आपने कभी ऐसा सुना है कि मैंने ना बहुत दिन से पैसे जमा कर कर रखे थे, लेकिन क्या करूं सारे पैसों को फंगी लग गई। आपने भी कैसे ऐसा सुना है कभी कि पैसों को फंगी लग गई या फिर पैसे फट गए? फट जाते हैं लेकिन हमारी गलती से फटते, बट रख रख कर पैसे कभी नहीं फटते, ठीक है। तो ये क्या है, बेटर स्टोर ऑफ वैल्यू है क्योंकि मनी इज नॉट पेरिशेबल, मतलब पैसा जो है वो खराब नहीं होता, ठीक है। इसलिए ये क्या है, बेटर स्टोर ऑफ वैल्यू है, ठीक है। समझ गए? इट्स वेरी इजी राइट। ये क्वेश्चन बहुत आसान है, लेकिन आपको ऐसे आसान क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ये आपको गलत नहीं करने, राइट। ओके, व्हाट कैरेक्टराइज अ कैशलेस सोसाइटी? कैशलेस सोसाइटी किसे कहते हैं, ठीक है, या फिर कैशलेस सोसाइटी की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ठीक है। अगर मुझे बताइए कैशलेस मतलब क्या। आपने बहुत बार सुना होगा कैशलेस इकोनॉमी, कैशलेस इकोनॉमी, लेकिन कैशलेस इकोनॉमी मतलब जहां पर ना विदाउट मनी सारे काम हो, ठीक है, विदाउट कैश। हमारे हाथ में पैसा नहीं होना चाहिए, लेकिन पैसा हमारे पास होना चाहिए। तो पैसा किस रूप में होना चाहिए? पैसा होना चाहिए हमारे मोबाइल में, ठीक है, डिजिटल ट्रांजैक्शन, ठीक है, डिजिटल ट्रांजैक्शन, इसका मतलब है कैशलेस सोसाइटी, ठीक है। डिजिटल ट्रांजैक्शन का मतलब कैशलेस सोसाइटी, ओके। सो देखिए ऑप्शंस, देखिए इंक्रीज यूज ऑफ फिजिकल बैंक नोट्स, ऑफ कोर्स नॉट। अगर बैंक नोट्स का यूज होता तो उसे कैशलेस सोसाइटी नहीं कहते, ठीक है। हायर डिपेंडेंस ऑन कॉइन्स, ठीक है, ऑप्शन सी भी मुझे गलत लग रहा है क्योंकि कॉइन्स की भी जरूरत नहीं है। लिमिटेड यूज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ मनी, ये भी गलत है क्योंकि इसमें तो कैशलेस सोसाइटी मतलब इलेक्ट्रॉनिक मनी का जो रिप्रेजेंटेशन है वो तो बढ़ रहा है, ठीक है। सो ऑप्शन बी इज राइट। ट्रांजेक्शन कनेक्टेड विद डिजिटल इन्फॉर्मेशन, मतलब डिजिटल इन्फॉर्मेशन से जो सारे ट्रांजेक्शन जुड़े हुए हैं उसे कहते हैं कैशलेस सोसाइटी, ठीक है। इट्स इजी राइट, मतलब जहां पर पैसों का बिल्कुल भी यूज नहीं है, इन हैंड कैश का यूज नहीं है, ठीक है। ओके, नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? ओके, इन द कंटेक्स्ट ऑफ कैशलेस सोसाइटी, मतलब कैशलेस सोसाइटी के कंटेक्स्ट में विच ऑफ द फॉलोइंग इनिशिएटिव हैज द इंडियन गवर्नमेंट अंडरटेकन, ठीक है। नीचे दिए गए कौन से इनिशिएटिव्स इंडियन गवर्नमेंट ने खुद ने लिए हैं, तो इसका हमें आंसर बताना है। तो देखते हैं, चलो। नेशनल फाइनेंशियल स्विच, ठीक है, नेशनल फाइनेंशियल स्विच में क्या है? ये एक स्कीम है, लेकिन इसके अंदर क्या है वो देखते हैं, ओके। ये आपको पता होना जरूरी है, ठीक है। तो नेशनल फाइनेंशियल स्विच क्या है? इसमें ना इंडिया के सारे एटीएम्स को एक दूसरे के साथ जोड़ा जाने वाला है, ठीक है, ये स्कीम ये है, ओके। नाउ नेक्स्ट, जनधन अकाउंट्स। जनधन अकाउंट्स मतलब आपका 0 रुपीज में एक अकाउंट खुलेगा जिसमें आपको गवर्नमेंट खुद कुछ पैसा दे रही है, ठीक है, ये है जनधन अकाउंट। तो देखिए अगर आपके अकाउंट्स होंगे तो भी तो आपके पास पैसा आएगा मोबाइल में, राइट। अगर आपके अकाउंट्स होंगे तो ही मोबाइल में आप पैसा ला सकोगे, इसलिए जनधन अकाउंट इज अ गुड एग्जांपल, क्योंकि ये अकाउंट ऑनलाइन भी है जिसकी वजह से इंसान क्या कर सकता है, इसका ऑनलाइन यूज कर सकता है और उसके पास कैश होना जरूरी नहीं है। आधार इनेबल्ड पेमेंट मेथड्स, ठीक है, आधार की हेल्प से भी हम पेमेंट्स कर सकते हैं, ये भी एक डिजिटल इनिशिएटिव है, इसीलिए इसका आंसर क्या है, ऑल ऑफ द अबव। मतलब ऊपर दिए गए सारे तीनों भी गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स क्या है, कैशलेस सोसाइटी के लिए हेल्पफुल है, ओके। इट्स इजी राइट, ओके। The larger is the quantum of transaction to be made, the larger is the quantity of money, ठीक है। अभी देखिए मुझे आप ये चीज बताइए कि देखिए अभी ना, ठीक है, मेरी पेमेंट है 30,000, ठीक है, मेरी पेमेंट है 30,000 और मैं ना बहुत दिन से एक पुराना मोबाइल यूज कर रही हूँ, बहुत दिन से मैं पुराना मोबाइल यूज कर रही हूँ, लेकिन मेरी पेमेंट कम है ना, इसलिए मैंने क्या किया, वही मोबाइल अभी यूज करने का डिसाइड किया, ठीक है। कुछ दिन बाद क्या हुआ, मेरी पेमेंट बढ़कर हुई 50,000, इतनी एक साथ नहीं बढ़ती है, जस्ट इट इज एन जस्ट एग्जाम्पल, ओके। 50,000, तो मैंने क्या किया कि मेरी पेमेंट बढ़ गई है, राइट। तो अब मैं क्या करती हूँ, मैं क्यों पुराना फोन इस्तेमाल करूँ, मैं ईएमआई पे एक अच्छा नया मोबाइल खरीद लेती हूँ, एक 1.5 लाख का मोबाइल ले लेती हूँ ताकि बहुत दिन तक जाएगा, तो उसका ईएमआई मुझे कितना आएगा मंथली, बहुत ज्यादा होगा। कभी वो हम पे डिपेंड करता है, सपोज मेरा 5,000 है, ठीक है। तो पहले मुझे जो घर खर्च के लिए पैसा लगता था, मतलब जो मैं घर खर्च के लिए यूज करती थी, वो उसमें अब 5,000 रुपीज एड हो गए, उसमें क्या हो गया, 5,000 रुपीज एड हो गए। क्यों एड हुए? क्योंकि मेरा ट्रांजेक्शन बढ़ रहा है ना,
मेरे मोबाइल का ट्रांजैक्शन बढ़ रहा है ना, मेरा खर्च बढ़ चुका है। अगर मेरा खर्च बढ़ चुका है और अगर मेरी पेमेंट उतनी है तो मुझे सफिशिएंट होगी क्या? नहीं होगी, मेरी पेमेंट भी बढ़ेगी, मुझे मेरा जो पैसा खर्चने का पैटर्न है वो भी बढ़ेगा। ठीक है, सो लार्जर इज द क्वांटम ऑफ ट्रांजैक्शन, मतलब अगर क्वांटम ऑफ ट्रांजैक्शन ज्यादा है, बड़ा है, देन द लार्जर इज द क्वांटिटी ऑफ मनी डिमांडेड, मतलब ज्यादा पैसे की हमें क्या होगी? डिमांड होगी। ठीक है, ज्यादा पैसे की हम क्या करेंगे? डिमांड करेंगे। ओके, इट्स वेरी सिंपल, राइट? ये आसान था समझने के लिए भी, इट्स राइट। ओके, ये आसान था ना। अभी तक हमने सारे क्वेश्चंस मनी पे देखे। नाउ वी आर गोइंग टू डू द क्वेश्चंस ऑफ बैंकिंग। मैंने आपको अभी बताया था कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिसको आपको लर्न करना पड़ेगा, तो दिस इज द क्वेश्चन जो आपको लर्न करने हैं, मतलब ये क्वेश्चन आपको भूलने ही नहीं है। अभी तक के सारे क्वेश्चन अगर आपके कंसेप्ट क्लियर है तो आप इजीली सॉल्व कर पाते, लेकिन ये क्वेश्चन ऐसा है जो आपको लर्न करना पड़ेगा। ठीक है, सो व्हाट इज द क्वेश्चन? व्हेन डिड सेंट्रल बैंक एस्टैब्लिश? सेंट्रल बैंक कब एस्टैब्लिश्ड हुई? इन विच ईयर द सेंट्रल बैंक इज एस्टैब्लिश्ड? ठीक है, तो आप मुझे बताइए कब हुई? 1935। ठीक है, 1935 में सेंट्रल बैंक एस्टैब्लिश हुई। एक मेजर चीज ये है कि सेंट्रल बैंक का एक एक्ट था, वो एक्ट कब आया था? 1934 में, और एस्टेब्लिशमेंट कब हुई थी? 1935। ठीक है, एस्टेब्लिशमेंट हुई थी 1935, एक्ट आया था 1934 एंड एस्टेब्लिशमेंट 1935। दोनों भी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, आ सकते हैं, याद रखिएगा। ओके फाइन, अभी हम देखते हैं अब हमारा अगला क्वेश्चन, वो क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया? ठीक है, नीचे दिए गए कौन से चीज में सेंट्रल बैंक है? ठीक है, सॉरी, नीचे दिए गए किन बैंक में से इंडिया की सेंट्रल बैंक कौन सी है? तो ऑफ कोर्स स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, क्योंकि इसके बारे में हमने इतना सुना है जितना नीचे के बैंक के बारे में कभी नहीं सुना। रॉन्ग, आपको यही लगेगा कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ही सेंट्रल बैंक है इंडिया की, क्योंकि हमने उसका नाम इतनी बार सुना है कि हमें लगता है कि यही तो है सेंट्रल बैंक, लेकिन ये गलत है। ठीक है, दिस इज द रॉन्ग ऑप्शन, ये गलत ऑप्शन है। सही आंसर है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो कौन सी है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये है हमारी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, फाइन। अभी हमारा अगला क्वेश्चन करें। हाउ डज द सेंट्रल बैंक कंट्रोल द मनी सप्लाई इन द कंट्री? सेंट्रल बैंक मनी सप्लाई को कंट्री में कैसे कंट्रोल करता है? मनी सप्लाई मतलब कितना पैसा हम लोग छोड़ रहे हैं, उसे वो कैसे कंट्रोल करता है? आपको एक सीधी चीज बताती हूँ। ठीक है, अभी देखिए, अगर इकोनॉमी में बहुत ज्यादा पैसा हो, अगर मनी बढ़ जाए, इंक्रीज हो जाए, तो इन्फ्लेशन होगा। ठीक है, क्या होगा? इन्फ्लेशन होगा। और अगर पैसा बिल्कुल ही कम हो जाए, पूरा डिक्रीज हो जाए, मनी पूरा कम हो जाए, तो क्या होगा? अगर बढ़ जाए तो इन्फ्लेशन होगा, और कम हो जाए तो क्या होगा? मंदी आ जाएगी। नॉट एग्जैक्टली मंदी, लेकिन ऐसा होगा कि हम प्रॉफिट भी नहीं ले पाएंगे कोई चीज का, राइट? तो इसे क्या कहते हैं इकोनॉमिक्स के टर्म्स में? क्या इसे कहते हैं? डिप्लेशन। ठीक है, डिफ्लेशन। क्या कहते हैं? डिफ्लेशन, मतलब जिसमें चीजों की कीमत बहुत ज्यादा कम हो जाती है, और इन्फ्लेशन में क्या होता है? महंगाई बढ़ जाती है। महंगाई बढ़ जाना मतलब इन्फ्लेशन, और बहुत ज्यादा चीजों की कीमत गिर जाना मतलब डिफ्लेशन। तो ये दोनों भी हमारे लिए अच्छे नहीं है। तो मनी सप्लाई को कंट्रोल करेंगे, मतलब कितना पैसा छोड़ना है, कितना पैसा कम करना है, तो इनसे ये सारी चीजें कंट्रोल होगी। ठीक है, तो सेंट्रल बैंक क्या करता है मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए? बाय कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए मनी सप्लाई कंट्रोल करना है। ठीक है, तो ये आंसर हो सकता है क्या? नहीं। ठीक है, थ्रू वेरियस मेथड्स लाइक बैंक रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशन एंड रिजर्व रेशेस। ठीक है, नीचे के ऑप्शन देखते हैं। बाय इशुइंग मोर करेंसी। रॉन्ग, क्योंकि अगर ज्यादा करेंसी लाएंगे तो इन्फ्लेशन हो जाएगा, कम करेंसी लाएंगे तो डिफ्लेशन हो जाएगी। हमें तो इसे कंट्रोल करना है, मनी सप्लाई को हमें कंट्रोल करना है। बाय रेगुलेटिंग टैक्सेस। नहीं, टैक्सेस कितने भी भर लो, मनी सप्लाई रेगुलेशन होना पॉसिबल है क्या? नहीं है। ठीक है, तो ये भी ऑप्शन गलत है, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। बैंक रेट को हम क्या कर सकते हैं? कंट्रोल कर सकते हैं। ओपन मार्केट ऑपरेशंस कर सकते हैं। ओपन मार्केट ऑपरेशन मतलब देखिए, अगर मार्केट में बहुत ज्यादा पैसा हो जाता है तो उस वक्त हम कुछ ऐसे शेयर्स ला देंगे, या फिर कुछ ऐसे बॉन्ड्स लेकर आ जाएंगे जिसमें गवर्नमेंट आपको पैसा देगी और आप उस बॉन्ड को खरीदोगे। ठीक है, तो इसमें क्या, सॉरी, जिसमें आप ये बॉन्ड्स खरीदोगे और आपके पैसे इन्वेस्ट करोगे आरबीआई या गवर्नमेंट के पास, तो इससे मार्केट में पैसा कम हो जाएगा। ठीक है, इससे मार्केट में पैसा कम हो जाएगा। या फिर रिजर्व रेशो। रिजर्व रेशो मतलब बैंक अपना सारा पैसा इस पे नहीं दे सकते, कर्ज पे नहीं दे सकते, उसको कुछ पैसा अपने पास रखना पड़ेगा, उसे रिजर्व रेशो कहते हैं। आपको मैं ये डिटेल में आगे पढ़ाती हूँ। तो इसका सही आंसर क्या है कि वेरियस मेथड्स हमें यूज करने होंगे मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए, जैसे बैंक रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशन, रिजर्व रेशोस, इटीसी। ओके फाइन,
अभी हम हमारा अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं. व्हाट इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन? लेट्स सी. Which of the following is not a mentioned method used by a central bank to control the money supply? नीचे दिए गए किस चीजों में, नीचे दिए गए कौन सी चीज ऐसी है जो हमारे इसमें मेंशन नहीं है जिससे हम मनी सप्लाई कंट्रोल कर सकते हैं. सो फर्स्ट बैंक रेट हमने देखा कि ये मेंशन है, ओपन मार्केट ऑपरेशन भी मेंशन था, फॉरेन एक्सचेंज इंटरवेंशन मेंशन नहीं था, और वेरिएशन इन रिजर्व रेशो भी क्या था, मेंशन था. तो ऑप्शन सी इज द क्या है, ऑप्शन सी इज द आंसर. बाकी सारी चीजें मेंशन है हमारे मनी सप्लाई के कंट्रोल में. तो फॉरेन एक्सचेंज इंटरवेंशन जो है वो हम नहीं करते हमारा मनी सप्लाई कंट्रोल करने के लिए. ठीक है, ओके, डिड यू गेट दिस? फाइन. नाउ हम हमारा अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं. व्हाट डज द सेंट्रल बैंक एक्ट एज इन रिलेशन टू द गवर्नमेंट? सेंट्रल बैंक गवर्नमेंट के साथ किस रिलेशनशिप का यूज करती है? ठीक है, क्या किस रिलेशन का सेंट्रल बैंक यूज करती है गवर्नमेंट के साथ? तो अभी देखते हैं इसका आंसर क्या है. तो पहले हम इन टर्म्स का मीनिंग देख लेते हैं. लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट मतलब क्या? मतलब देखिए, अगर आप सबसे लोन लेने की कोशिश करते हो और कोई आपको लोन नहीं देता है तो ये आपका लास्ट हेल्पलाइन है. ठीक है, इट्स लाइक लास्ट हेल्पलाइन. तो ये रिलेशन ऑफ कोर्स सेंट्रल बैंक का गवर्नमेंट के साथ है. अगर सेंट्रल बैंक कहीं लोन लेना ट्राई करती है और उन्हें फंड्स की बहुत ज्यादा जरूरत है और अगर कुछ रीजन से उनका लोन पास नहीं होता है तो आरबीआई डू दैट. ठीक है, ये आरबीआई करती है. टैक्स कलेक्टर भी आरबीआई है. ठीक है, मतलब वो हेल्प करती है गवर्नमेंट की टैक्स कलेक्ट करने में. ठीक है, एंड ऑफ कोर्स फाइनेंशियल एडवाइजर की गवर्नमेंट. अभी ना ये चीज इतनी जरूरी नहीं है, बल्कि ये चीज ज्यादा जरूरी है. तो एक काम कीजिए, आप इस पर कंट्रोल कीजिए और इस पर अपना स्पेंड कीजिए. ठीक है, ऐसा फाइनेंशियल एडवाइजर सेंट्रल बैंक गवर्नमेंट को दे सकती है. तो उनके ये सारे रिलेशन है. ठीक है, ऊपर दिए गए. सो आंसर इज ऑल ऑफ दी अबाउ. ठीक है, आंसर इज ऑल ऑफ दी अबाउ. ओके, What is the primary function of the central bank in a modern economy? ठीक है, सेंट्रल बैंक का मॉडर्न इकोनॉमी में प्राइमरी फंक्शन क्या है? ओके, सो लेट्स चेक. इशूइंग करेंसी, कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन, रेगुलेटिंग स्टॉक मार्केट्स, मैनेजिंग फॉरेन ट्रेड्स. सो व्हाट विल बी द राइट आंसर? देखिए, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने ये तो ऑफ कोर्स आरबीआई की जवाबदारी है कि वो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करे, लेकिन स्टॉक मार्केट को रेगुलेट करे या फिर मैनेजिंग फॉरेन ट्रेड से सारी उसकी जवाबदारी है. लेकिन सबसे मेन जवाबदारी क्या है? इशूइंग करेंसी. अगर पैसा ही नहीं होगा तो क्या इन्फ्लेशन आएगा? राइट, पैसा ही नहीं होगा तो क्या फॉरेन ट्रेड्स होंगे? तो इशूइंग करेंसी इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ एनी सेंट्रल बैंक. किसी भी सेंट्रल बैंक का क्या है? प्राइमरी फंक्शन है. ओके, दिस इज क्लियर. इट्स इजी, राइट? इट्स टू इजी. और आई होप ये आपको पता भी है, राइट? ओके, they accept deposits from the public and lend out part of these funds to those who want to borrow. ठीक है, देखिए ये लोग क्या करते हैं पता है आपको? ये लोग क्या करते हैं, मैं ना गई एसबीआई में, मेरी ना इनकम आई. ठीक है, मेरी इनकम है 30,000 सपोज ना. ओके, मेरी इनकम है 30,000. ठीक है, तो मैं गई बैंक के पास, बोली कि देखिए 5,000 रुपीज ना आप मेरे डिपॉजिट में रख दीजिए, ये पैसे आपके पास सेफ रहेंगे. ठीक है, तो आप इसे डिपॉजिट में रख दीजिए. एसबीआई ने मेरी बात मान ली और उनके पास एक आदमी आया और उन्हें बोला कि मुझे 5,000 का लोन चाहिए. ठीक है, तो उन्हें इतना तो पता है कि मैंने आज अगर ये बैंक में पैसे रखे तो मैं कल तो लेने नहीं आऊंगी, वो इतना जानते हैं, राइट? तो उन्होंने क्या कर दिया, 5,000 रुपीज एज अ डेब्ट दे दिए. ठीक है, एज डेब्ट मतलब एज अ कर्जा दूसरों को दे दिया. ठीक है, तो ऐसा कौन करता है? दे एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम द पब्लिक and lend out part of these funds to those who want to borrow. ये एसबीआई करती है. तो सही आंसर क्या है? ये एसबीआई है. नहीं, दिस इज नॉट राइट आंसर. राइट आंसर इज कमर्शियल बैंक. एसबीआई तो एक टाइप है कमर्शियल बैंक का. एसबीआई क्या है? ये एक टाइप है कमर्शियल बैंक का. असली एग्जांपल, असली आंसर क्या है? कमर्शियल बैंक. मतलब एचडीएफसी हो गई, आईसीआईसीआई, एनी कमर्शियल बैंक. ठीक है, ओके, एनी कमर्शियल बैंक. ठीक है, फाइन, समझ रहे हो आप लोग? वेरी गुड. तो एसबीआई सिर्फ एक टाइप है कमर्शियल बैंक का. बाकी कोई भी कमर्शियल बैंक वो क्या कर सकती है? डिपॉजिट को एक्सेप्ट कर सकती है और कुछ पैसे को उसमें से एज अ डेट दूसरों को दे सकती है. ठीक है, समझ रहे हो? इट्स टू इजी. ओके, तो इसे कहते हैं कमर्शियल बैंक. ओके, ये डेफिनेशन याद रखना, ये आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है. ठीक है, इसे अच्छे से याद रखना. ओके, द इंटरेस्ट रेट पेड बाय द बैंक्स टू डिपॉजिटर. ठीक है, बैंक्स डिपॉजिटर को जो इंटरेस्ट रेट देते हैं is lower than the rate charged from the borrowers. अभी मैं आपको एक सिंपली समझा देती हूँ ये लाइन क्या है. ठीक है, हाँ, राम बैंक के पास आया, 3,000 रुपीज उसने
बैंक में डिपॉजिट सेव किए, ठीक है। उसके बाद श्याम आया, कॉमन नेम्स राइट। श्याम आया, उसने 5000 रुपीज किए। देन राम श्याम घनश्याम, ठीक है। घनश्याम आया और उसने क्या किए, 10,000 रुपीज एज ए डिपॉजिट रख दिए। टोटल अमाउंट कितनी हुई बैंक के पास, 18,000। टोटल अमाउंट कितनी, 18,000। राम को मिल रहा है इंटरेस्ट 2%, श्याम को मिल रहा है इंटरेस्ट 2%, दिस इज एन एग्जाम्पल। हाँ, और घनश्याम को मिल रहा है 2%। और अभी 18,000 रुपीज में से 15,000 रुपीज गवर्नमेंट ने ना एक इंसान को क्या किया, एक इंसान को 15,000 रुपीज क्या दिए, डेप्ट पे दिए, मतलब कर्जा दिया। तो वो कितना इंटरेस्ट पे कर रहा है, वो इंटरेस्ट पे कर रहा है 5% का। कितना कर रहा है, 5%। तो देखिए हम इंटरेस्ट कितना दे रहे हैं, 5% उनको इंटरेस्ट मिल रहा है, हम कितना ले रहे हैं, हमें वो कितना दे रही है, 2%। मतलब जो डेप्ट ले रहा है वो 5% दे रहा है और हमें कितना दे रही है बैंक, 2%। तो ये जो बचा हुआ 3% है, ये उनका क्या हो गया, प्रॉफिट। ये उनका क्या हो गया, प्रॉफिट। तो ये क्या कर रहे हैं कि इंटरेस्ट रेट पेड बाय द बैंक्स, मतलब बैंक्स जो इंटरेस्ट डिपॉजिट को देती है, डिपॉजिटर्स को, वो हमेशा कम है देन इंटरेस्ट रेट चार्ज बाय फ्रॉम बोरोवर्स, ठीक है। जो बोरोवर्स से जो इंटरेस्ट लेते हैं वो हमेशा ज्यादा होता है। दिस डिफरेंस बिटवीन दीज टू टाइप्स, ओके, दिस डिफरेंस बिटवीन दीज टू टाइप्स ऑफ इंटरेस्ट रेट्स कॉल्ड द, इन्हें क्या कहते हैं, डैश इज द प्रॉफिट अप्रोप्रिएटेड बाय बैंक। और ये क्या है, प्रॉफिट है बैंक का, लेकिन इसे कहते क्या है, तो ऑफ कोर्स प्रॉफिट कहेंगे ना मैम, नो नॉट राइट। इंटरेस्ट, हाँ इंटरेस्ट तो है, लेकिन इंटरेस्ट इसका आंसर नहीं है। आंसर क्या है, स्प्रेड, ठीक है। इसका आंसर क्या है, स्प्रेड। स्प्रेड बोलते हैं ये प्रॉफिट को, ठीक है। बैंक की प्रॉफिट को क्या कहा जाता है, स्प्रेड कहा जाता है, ठीक है। इट्स इजी राइट, इट्स टू इजी। ओके, नाउ लेट्स डिस्कस द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द इनकम ऑफ बैंक। ऑफ कोर्स बैंक की इनकम तो इंटरेस्ट है, हमने अभी देखा। मनी एंड वेजेस तो है, लेकिन बैंक की इनकम क्या है, इंटरेस्ट है, ठीक है। अभी हमने देखा ना कि 2% मुझे मिल रहा है, मैं डिपॉजिट कर रहा हूँ तो, और बैंक ने किसी को लोन दिया है तो वो बैंक को दे रहा है 5%। तो ये जो इंटरेस्ट में जो गैप है 3% स्प्रेड, ये तो इंटरेस्ट ही है, तो ये बैंक की क्या होगी, इनकम होगी राइट। इट्स इजी, इट्स टू इजी। ओके, लेट्स डिस्कस द नेक्स्ट क्वेश्चन। डैश इज रिकॉर्ड ऑफ असेट एंड लायबिलिटीज ऑफ एनी फर्म। ये किसी भी लायबिलिटीज या फर्म के क्या है, रिकॉर्ड्स हैं। क्या कहते हैं इसे, बताइए मुझे। अब मैं आपको ना असेट्स और लायबिलिटीज का एक बार मीनिंग बता देती हूँ, ठीक है। असेट मतलब जो मेरा है, ये मेरा है, ठीक है। और लायबिलिटीज मतलब जो मुझे देना है, जो मेरा नहीं है, जो मुझे देना है, ठीक है। इसे कहते हैं लायबिलिटीज, ठीक है। एसेट्स मतलब जो मेरा है और लायबिलिटीज मतलब जो मुझे देना है। तो ऐसा को इस रिकॉर्ड को क्या कहते हैं, मतलब जो मेरा है, ये जो देना है, ये दोनों का ध्यान रखने वाले को क्या कहते हैं, अकाउंट्स कहते हैं। अकाउंट्स ही होता है, लेकिन इसे कहते क्या है, व्हाट इज द टर्म। टर्म इज अ बैलेंस शीट। सो सही आंसर क्या है, बैलेंस शीट। एक साइड में असेट्स होते हैं और एक साइड में क्या होता है, आपकी लायबिलिटीज होती है। ऐसे कॉलम्स बनाए हुए होते हैं और ये आपका ये सब आकर जो लास्ट में बचता है वो प्रॉफिट भी यहाँ पर दिखाया जाता है, जिसे कहते हैं बैलेंस शीट। ओके, ये हर एक फर्म की होती है अपनी अपनी खुद की बैलेंस शीट, ठीक है। ओके फाइन। डैश आर थिंग्स अ फर्म ओन्स और व्हाट अ फर्म कैन क्लेम फ्रॉम अदर्स, ठीक है। ये चीज मेरी है, ये होगी असेट्स, ठीक है। लेकिन क्लेम फ्रॉम अदर्स, ठीक है, ये मैं क्लेम भी कर सकती हूँ दूसरों के पैसे। मैंने आज सुबह ना 50 डजन माल सेल किया है, मैंने आज सुबह ना 50 डजन माल सेल किया है और मेरे 1 डजन माल की कीमत है 200 रुपए, ठीक है। तो मेरे 50 डजन माल की कीमत क्या होगी बताइए, ऑफकोर्स 10,000 रुपीज। लेकिन ये मेरे पास अभी आए नहीं, क्योंकि मैंने आज सुबह ही सेल किया है ना। ये अभी मेरे पास आए हैं क्या, नहीं आए, क्योंकि मैंने आज सुबह ही इन्हें क्या किया है, सेल किया है, ठीक है। आज सुबह ही मैंने इन्हें सेल किया है। लेकिन देखिए ये जो 10,000 रुपीज है जो मेरे पास आने वाले हैं और मेरे पास उसकी रिसिप्ट है, तो ये पैसे क्या हो गए, ये मैं क्लेम कर सकती हूँ, चाहे दूसरों के पास हो, लेकिन इसे मैं क्या कर सकती हूँ, क्लेम कर सकती हूँ। तो ऐसी चीजों को कहते हैं असेट्स, ठीक है। जो मेरा है मतलब जो फर्म खुद का है और जो फर्म क्या कर सकती है, क्लेम कर सकती है दूसरों के पास से। ओके, आर यू गेटिंग इट, इट्स टू इजी। ओके, नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। आगे का क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ओके, डैश फॉर एनी फर्म
आर इट्स डेब्ट्स और व्हाट इट ओज टू अदर्स। ठीक है, ये क्या है, मेरी डेब्ट है और मतलब जो मेरा नहीं है, ओके, और या फिर वो क्या है, कोई और उस पर क्लेम कर सकता है, कोई और उस पर क्या कर सकता है, क्लेम कर सकता है। इसका आंसर है लायबिलिटीज, हमने अभी देखा, राइट, इसका आंसर है लायबिलिटीज। ओके, सो नाउ लेट्स डिस्कस द नेक्स्ट क्वेश्चन। हु फिक्स लिमिट्स ऑन क्रेडिट क्रिएशन और मनी। ठीक है, कौन अपने क्रेडिट क्रिएशन और मनी पर क्या करता है, लिमिट क्रिएट्स करता है। क्रेडिट क्रिएशन मतलब क्या, मतलब लोन देना। ठीक है, देखिए मेरे पास, मैं एक बैंक हूँ, अपना बैंक। ठीक है, मेरे बैंक का नाम क्या है, अपना बैंक। ठीक है, मेरे बैंक का नाम है अपना बैंक। ओके, सो इसके अंदर ना मुझे ना एक इंसान ने क्या 5000 रखे, एक इंसान ने 10,000 रखे, टोटल हुए 15,000। मेरे पास ना एक ये आया, क्या कहते हैं उसे, एक इंसान आया, उसने बोला मुझे 15,000 का लोन चाहिए। मैंने बोला हाँ ठीक है, पूरे 15,000 ले ले, क्योंकि मुझे तो इंटरेस्ट ज्यादा मिल रहा है ना, मेरे तो प्रॉफिट ज्यादा हो रहा है, तो मैंने तो सारे पैसे दे दिए। लेकिन बाय चांस अगर वो इंसान ने पैसे नहीं लौटाए जिसने लोन दिया है, या फिर इनमें से कोई एक आकर मुझे कहता है कि मुझे अभी के अभी अपने पैसे चाहिए, कि कोई कोई डिमांड डिपॉजिट में डालता है ना, डिमांड डिपॉजिट मतलब क्या, मैंने अगर आज मेरे पैसे रखे तो मुझे कल वो फिर से मिल सकते हैं, इसे कहते हैं डिमांड डिपॉजिट। ठीक है, तो कोई आकर कहता है कि मुझे अपने पैसे वापस चाहिए, कोई 5,000 वाला आ गया और बोला मुझे मेरे पैसे वापस दो, तो उस वक्त बैंक क्या करेगी, बैंक के पास तो पैसे बचते ही नहीं है। ठीक है, तो अगर बैंक नुकसान में चली जाए, बैंक से जिसने लोन लिया है वो लोग अगर लोन ना चुकाए, बैंक का कुछ नुकसान हो जाए, या फिर कोई आकर अपना डिमांड डिपॉजिट मांग ले, तो ऐसे वक्त क्या होना चाहिए, हमारे पास एक रिजर्व होना चाहिए, एक स्टोर होना चाहिए। तो क्रेडिट क्रिएशन पर लिमिट कौन फिक्स, इसे क्रेडिट क्रिएशन कहते हैं या फिर मनी कहते हैं, और इस पर लिमिट कौन फिक्स करता है, इस पर लिमिट फिक्स करता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यानी कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, ये इस पर क्या करते हैं, रिजर्व पर, सॉरी, ये इस पर क्या कहते हैं, लिमिट क्रिएट करते हैं। ठीक है, इट्स इजी। ओके, now next question, the RBI decide a certain percentage of deposits which every bank must keep as a reserve is called as। ठीक है, आरबीआई क्या करता है, एक परसेंटेज ऑफ डिपॉजिट, क्या कोई, सॉरी, आरबीआई डिसाइड्स अ सर्टेन परसेंटेज ऑफ डिपॉजिट्स विच एवरी बैंक मस्ट कीप एज रिजर्व, इट्स कॉल्ड एज। ठीक है, आरबीआई क्या कहता है कि एक डिपॉजिट, मतलब अब मैंने बैंक के पास डिपॉजिट जाकर रखा, वैसे बैंक को भी अपने पास एक डिपॉजिट रखना चाहिए। उस डिपॉजिट को क्या कहते हैं, रिजर्व्स कहते हैं। क्या कहते हैं, रिजर्व्स कहते हैं। ठीक है, तो नीचे दिए गए कौन से ये रिजर्व्स है। ठीक है, तो रिजर्व रेशो भी है, रिक्वायर्ड रिजर्व रेशो भी है एंड कैश रिजर्व रेशो भी है, इसलिए आंसर क्या है, ऑल ऑफ द अबव। आपको कोई भी एक टाइप इसमें से पूछा जा सकता है। ठीक है, आपको कोई भी एक टाइप इसमें से पूछा जा सकता है। ठीक है, जो मैंने अभी आपको बताया कि हम कुछ लिमिटेशंस लग सकती है, वही एक टाइप की लिमिटेशन है। वो हमें कह सकते हैं कि 10% पैसा आप आपके पास एज अ डिपॉजिट रखो, एज अ रिजर्व रखो। ठीक है, समझ रहे हो आप लोग, इट्स इजी, राइट, इट्स टू इजी ना। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, the reserves are kept partly as cash and partly in the form of financial instrument like। ठीक है, ये रिजर्व जो है वो कुछ पार्ट कैश में होता है, ठीक है, और कुछ पार्ट जो है वो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में होता है। व्हाट इज मीन बाय फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, बताइए फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का मतलब क्या होता है। ओके, आई विल टेल यू व्हाट इज अ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट मतलब क्या, ये ना एक क्या बोलते हैं उसे, कॉन्ट्रैक्ट होता है। ठीक है, इट इज लाइक कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, ये कॉन्ट्रैक्ट है। अभी देखो कॉन्ट्रैक्ट, हाँ, सपोज मैंने ना आपको एक लेटर दिया, बहुत बार आप नहीं बोलते बॉन्ड पेपर पर लिख कर दे, बॉन्ड पेपर पर लिख कर दे, तू मेरी बर्थडे पार्टी को आएगा, ऐसे यस मैं आ जाऊंगी, हाँ देखती हूँ, नहीं नहीं तू मुझे बॉन्ड पेपर पर लिख कर दे, तू आएगी या नहीं आएगी। ठीक है, तो ये क्या है, ये आप क्या मांग रहे हैं, ये आप गारंटी मांग रहे हैं, तो ये भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में क्या है, ये कॉन्ट्रैक्ट है, ये गारंटी है। इस पर ऐसा लिखा होता है कि मैंने इसको इतने पैसे दिए हैं, दिस इज अ फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो इसका एग्जांपल क्या है, करेक्ट बॉन्ड्स एंड ट्रेजरी बिल्स, सो आंसर इज बोथ ए एंड बी। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स लाइक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मनी, कोई भी फाइनेंशियल चीजों का कॉन्ट्रैक्ट जिसके एग्जांपल से बॉन्ड्स एंड ट्रेजरी बिल्स। तो अभी आप देखो रिजर्व, इसमें आपके दो क्वेश्चंस क्लियर हो रहे हैं। एक क्या है, अगर आपको ऐसा पूछा जाता कि रिजर्व्स आर केप्ट पार्टली एज डैश एंड पार्टली इन द फॉर्म ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, तो आपको वहां पर आंसर क्या क्लियर करना है, कैश। मतलब जो रिजर्व्स बैंक रखती है वो दो फॉर्म में रखती है, एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट एंड एक कैश। ठीक है, और अनदर क्वेश्चन की फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के टाइप्स क्या है, जो बॉन्ड्स एंड ट्रेजरी बिल्स अभी मैंने आपको बताया है डिस्कस करके, राइट, इट्स टू इजी ना, ये आसान है, राइट। ओके, व्हाट डज द इक्वेशन असेट्स इज इक्वल टू रिजर्व प्लस लोन रिप्रेजेंट ऑफ फॉर अ बैंक। किसी भी बैंक में असेट्स, ठीक है, असेट्स इज इक्वल टू रिजर्व
मतलब ये एक असेट है हमारी, प्लस लोन्स, लोन्स मतलब जिसका पैसा हमें देना है, ठीक है, जिसका पैसा देना है, मतलब ये क्या है, एक लाइबिलिटी टाइप है, ठीक है, टाइप है, लाइबिलिटी नहीं है, इट्स टाइप ऑफ लाइबिलिटी। तो इसका आंसर क्या है, ऑफकोर्स बैंक्स बैलेंस शीट, जिसमें हम असेट्स इज इक्वल टू रिजर्व, हमारे रिजर्व क्या है, प्लस हमने लोन किसको दिया है, सॉरी लोन किसको दिया है, मतलब बैंक के लिए वो क्या होगी, असेट होगी, राइट, बैंक के लिए वो क्या होगी, असेट होगी, मतलब बैंक लोन दे रही है तो उसका इंटरेस्ट बैंक को मिलेगा, है ना, उसका इंटरेस्ट बैंक को मिल रहा है, राइट, समझ रहे हो आप लोग, ठीक है, तो ये बैंक की असेट है, ठीक है, तो ये लोन के फॉर्म में नहीं जाएगी, राइट, ये लोन के फॉर्म में नहीं जाएगी तो ये लाइबिलिटी नहीं आएगी, ठीक है, ये बैंक की असेट है, लाइबिलिटी नहीं है। अगर ये मेरी बैलेंस शीट होती तो ये मेरे लिए लाइबिलिटी होती है ना, ठीक है, तो इसका सही आंसर है बैंक की बैलेंस शीट, ओके। नाउ लेट्स डिस्कस आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डू बैंक्स क्रिएट मनी, बैंक किस तरीके से पैसे क्रिएट करती है, ठीक है, अभी आप मुझे बताइए, मेरे पास डिपॉजिट आता है 50,000 रुपीज, 50,000 रुपीज का मेरे पास डिपॉजिट आया, देन 10,000 का आया, देन 5,000 का आया, ठीक है, ये सारे मेरे पास डिपॉजिट आए, ये सारे डिपॉजिट मैंने क्या किए, सारे डिपॉजिट वैसे के वैसे स्टोर करके रख दिए, ठीक है, यही सही है ना, यही सही है, क्योंकि हमें ये पैसा स्टोर रखना चाहिए, क्योंकि हमें ये अगर सारे के सारे डिपॉजिटर्स में एक टाइम पे विड्रॉ करने की डिमांड रख ली तो फिर क्या होगा, सारे पैसे मुझे मेरे पास चाहिए, रॉन्ग आंसर, ठीक है, बाय इंक्रीजिंग इंटरेस्ट रेट, लेकिन किस चीज का इंटरेस्ट रेट बढ़ाएंगे, अगर ये सारे डिपॉजिट्स हमारे पास है और हम उनको ही इंटरेस्ट बढ़ा दे तो ये तो हमारा नुकसान है, इसमें फायदा किस चीज का है, नहीं है ना, ये ऑप्शन सही है, बाय लेंडिंग एज दे डू नॉट एक्सेप्ट ऑल डिपॉजिटर टू विथड्रॉ एट द सेम टाइम, मतलब हमें इसको क्या करना है, ये सारे पैसे में से कुछ पैसा रिजर्व रखकर बाकी सारे का लोन देना है, ठीक है, ये सोचकर कि सारे जो डिपॉजिटर्स है वो एक टाइम पे तो मुझसे पैसा नहीं मांगेंगे, कोई आगे मांगेगा, कोई पीछे मांगेगा, और कुछ लोगों का तो फिक्स डिपॉजिट है, मतलब वो एक मिनिमम पीरियड कंप्लीट होने के पहले वो पैसा मांग ही नहीं सकते, मांगते तो उनका पैसा कट होता है तो वो क्यों मांगेंगे, ठीक है, तो हमें ये चीज ध्यान में रखनी है कि सारे के सारे लोग हमें एक टाइम पर एक समय पर आकर पैसा नहीं मांगेंगे, ठीक है, वो हमें अलग अलग समय पर पैसा मांग सकते हैं, जरूरी नहीं कि सारे के सारे लोग हमें एक टाइम पर ही पैसा मांगे, ठीक है, तो आप समझ रहे हो ना मुझे क्या कहना है, तो इसीलिए हमें क्या करना है, हमें रिस्क लेनी है, किस चीज की रिस्क लेनी है, ये सोचकर कि कोई भी हमें एक टाइम पर पैसा नहीं मांगेगा, और ऐसी रियलिटी कोई नहीं मांगता एक टाइम पर सारा पैसा, तो हम उसे क्या करेंगे, एज ए लोन के फॉर्म में आगे दे देंगे, और जब हम लोन के फॉर्म में देंगे तभी तो हमें इंटरेस्ट मिलेगा, और उस इंटरेस्ट में से हम जो हमारे पास डिपॉजिट रख रहे हैं उन्हें पहले थोड़ा इंटरेस्ट देंगे और बाकी एज अ प्रॉफिट हमारे पास स्प्रेड में रखेंगे, ठीक है, प्रॉफिट मतलब क्या, स्प्रेड, बैंक के प्रॉफिट को स्प्रेड कहते हैं, तो वो एज अ स्प्रेड हमारे पास होगा, एज अ प्रॉफिट हमारे पास होगा, ठीक है, इट्स इजी, राइट, तो आपका पार्ट 1 जो क्वेश्चन का है वो यहाँ कंप्लीट होता है, नेक्स्ट वीडियो में हम पार्ट 2 करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम पार्ट 2 करेंगे, सो थैंक यू सो मच एवरीवन, ठीक है, आपका समय देने के लिए थैंक यू सो मच, ओके, तो अभी हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जिसमें हम पार्ट 2 कवर कर रहे हैं, ठीक है, जिसमें हम पार्ट 2 क्या करेंगे, कवर करेंगे, ओके, सो आपको फिर से एक बार बता देती हूँ कि इकोनॉमिक्स में आपके कंसेप्ट क्लियर होना एज वेल एज थोड़ा सा करंट अफेयर्स पे ध्यान देना, दोनों भी आपके लिए जरूरी है, यही आपको सीयूईटी आराम से क्लियर कराएंगे, ठीक है, ओके, चलो, तो थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय, लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, ओके।